हेलो दोस्तों, दृष्टि आईएएस के इन फोकस प्रोग्राम में आप सभी का स्वागत है। वन्यजीव संरक्षण और उनके संरक्षण के प्रयास किसी भी देश के लिए महत्वपूर्ण होते हैं, ऐसे ही भारत के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण हैं। इस कड़ी में अरुणाचल प्रदेश के एक क्षेत्र के अंतर्गत जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी मौजूद है, वहां पर टाइगर रिजर्व बनाए जाने की बात की गई है। लेकिन कई बार ऐसे प्रयास हमें स्थानीय लोगों की जो मान्यताएं हैं और उनकी संस्कृति है उसके विरोध में दिखाई देते हैं। कुछ ऐसा ही विरोध यहाँ पर भी देखने को मिल रहा है। आज के टॉपिक में हम इस पर चर्चा करेंगे कि क्यों विरोध किया जा रहा है। डिस्कशन के लिए पॉइंट है, अरुणाचल में प्रस्तावित टाइगर रिजर्व का विरोध क्यों कर रहे हैं इदू मिश्मी। तो इदू मिश्मी एक तरीके से यहाँ के स्थानीय लोग हैं जिनके क्षेत्र की भूमि में टाइगर रिजर्व को प्रस्तावित किया गया है। इनकी क्या मांग है, इसके अलावा जो टाइगर रिजर्व है कहाँ पर प्रस्तावित है, वह क्षेत्र किस तरीके से संवेदनशील है, या फिर बहुत सारी बातें जो इस टॉपिक से जुड़ सकती है, हम डिस्कस करते हैं। Why the indigenous Idu Mishmis are protesting a proposed tiger reserve in अरुणाचल प्रदेश। तो अरुणाचल प्रदेश में जो एक टाइगर रिजर्व को प्रपोज किया गया है या प्रस्तावित किया गया है, उसका विरोध ये लोग क्यों कर रहे हैं, स्थानीय लोग हैं, और चर्चा में क्यों है समझेंगे। इसके अलावा जो इदू मिश्मीस का नाम आया है, तो ये किस तरह की जनजाति है, किस समूह में आती है, क्या भाषा है, इसको जानेंगे। टाइगर रिजर्व का जो प्रस्ताव है कब से आया, क्यों आया, इनका प्रतिरोध किन बातों को लेकर के है, इसका क्या निष्कर्ष हो सकता है, और एक सवाल जो कि प्रीलिम्स में या प्रारंभिक परीक्षा में पूछा जा सकता है। यह विषय जीएस पेपर 2 और जीएस पेपर 3 सामाजिक न्याय और पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी दोनों से ही जुड़ेगा, क्योंकि एक समूह की बात है, एक समूह के द्वारा जो वहां पर जिस तरीके से चीजों को प्राप्त किया जाता है, वन्य उत्पाद हो सकते हैं और उनके अधिकार हो सकते हैं। इसके अलावा वन्य जीवन को संरक्षित किए जाने की भी बात आती है, और ऐसे ही जो विरोधाभास वाली स्थितियां होती हैं उन पर किस तरीके से निर्णय हो, ये बहुत कठिन हो जाता है। चर्चा में इसलिए है क्योंकि राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण यानी एनटीसीए ने अरुणाचल प्रदेश में दिबांग वन्यजीव अभयारण्य को जल्द ही बाघ अभयारण्य के रूप में सूचित किए जाने की बात कही है। तो दिबांग वन्यजीव अभयारण्य जो अरुणाचल प्रदेश के मिश्मी हिल्स वाले एरिया में मौजूद है, अभी हम इसको नक्शे में और देख लेंगे। यहां पर अब क्या बनाया जाना है, टाइगर रिजर्व। अभी क्या है, वन्यजीव अभयारण्य। इस घोषणा के बाद ही यहाँ पर रहने वाले इदू मिश्मी लोगों का विरोध देखने को मिल रहा है। उनका कहना है कि अगर यहाँ पर एक टाइगर रिजर्व बना दिया जाता है तो इससे इन लोगों की उस क्षेत्र तक जो पहुंच है वो बाधित होगी, तो लोगों का जो जीवन वन्य संसाधनों पर टिका हुआ है या कई लोग उस पर निर्भर हैं, तो उनके जीवन को कैसे वो आगे चला पाएंगे। हमने चर्चा की दिबांग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की, जो कि मौजूद है यहाँ। इसमें आपको जो हरे रंग से दिख रहे हैं वो सभी वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं, और उसमें से कुछ नेशनल पार्क भी हैं। ये जो ग्रीन कलर से आपको इस एरिया में दिख रहा है, ये है दिबांग वैली, ये वाला एरिया, और दिबांग वैली में मौजूद हरा वाला एरिया है वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। ठीक है, तो ये वाला क्षेत्र पड़ता है। अब इदू मिश्मीस कौन है जो यहाँ पर विरोध कर रहे हैं। इदू मिश्मी एक तरह की जनजाति है, एक बड़े मिश्मी समूह के अंतर्गत ही आती है। इनको टाइगर ब्रदर्स भी कहा जाता है क्योंकि इनकी संस्कृति में बाघों की सुरक्षा एक काफी गहराई से व्याप्त है। इसको अगर आप देखें, एक बड़ा मिश्मी समूह है, उसको अगर आप 3 भागों में डिवाइड कर दें तो इसमें से एक है इदू मिश्मी, दूसरे हैं दिगारू और तीसरे हैं मिजू। तो 3 मिश्मी समूह में से एक है इदू मिश्मी, बाकी के 2 नाम दिगारू और मिजू। इदू मिश्मी बुनाई और शिल्प कौशल के लिए बहुत प्रसिद्ध है। इनके जो कारीगरी है काफी महत्वपूर्ण है और लोक संस्कृति को काफी ज्यादा दर्शाती है। इसके अलावा मुख्य रूप से तिब्बत की सीमा से लगी जो मिश्मी पहाड़ियां हैं, इस क्षेत्र में इनका निवास है। तो दिबांग घाटी के साथ साथ ऊपरी सियांग और लोहित के भी कुछ हिस्सों में ये फैले हुए हैं, इनकी जनसंख्या मौजूद है। और अगर हम 2011 की जनगणना के हिसाब से देखें तो लगभग 12,000 लोग इनकी जनजाति में शामिल हैं। इनकी भाषा को सामान्य रूप से इदू मिश्मी ही कहा जाता है, और यूनेस्को ने इनकी भाषा को इंडेंजर्ड कैटेगरी में माना है कि इनकी जो भाषा है वो लुप्तप्राय है, उसको हमें संरक्षित किए जाने की आवश्यकता है। इसके अलावा जो जनजाति का क्षेत्र है, यहाँ के वनस्पतियों और जीवों के साथ इन जनजातियों का बहुत गहरा संबंध भी है। जैसे इसमें अगर आप कुछ जीवों को देखेंगे, जैसे कि हुलॉ गिबन्स और बाघ जैसे जानवरों का इन लोगों के साथ सांस्कृतिक संबंध भी रहा है, और बाघों से तो विशेष रूप से रहा है, क्योंकि अगर इनकी पौराणिक कथाओं को उठा करके देखा जाए, कई सारे ऐसे मिथक हैं जो कई तरह की बात करते हैं। जैसे एक मिथक ये कहता है कि
इदुमिश्मीज और बाघ एक ही माँ से पैदा हुए हैं, इस तरह से बाघ इनके बड़े भाई हैं, ऐसे में उनका संरक्षण किया जाना बहुत महत्वपूर्ण है और उनका शिकार इनकी संस्कृति में नहीं होता। इसके अलावा इनकी संस्कृति में जो भी मिथक हैं और जो भी प्रतिबंधित बातें हैं या वर्जनाएं हैं, उनका एक विश्वास के साथ पालन किया जाता है। इसको एक शब्द दिया गया है, इसको कहते हैं यूएना। यूएना का मतलब ये हुआ कि वन्य जीवन का संरक्षण अपने आप में जरूरी है। वैसे तो किसी भी, अगर हम देखें, जनजाति के लिए शिकार किया जाना उनकी संस्कृति में निहित होता है और शिकार के जरिए भोजन को वो मूल रूप से प्राप्त करते हैं। उसके बावजूद ये जो शब्द आता है यूएना, ये कहता है कि हम शिकार जरूर करेंगे लेकिन बहुत सीमित करेंगे, कुछ जीवों को हम शिकार में शामिल नहीं करेंगे, उनको संरक्षण भी देंगे। तो बाघों को मारने पर यहाँ पूरी तरह से प्रतिबंध है और कुछ जानवरों को छोड़ करके फिर सीमित संख्या में शिकार किया जाता है। मानव विज्ञानी ये मानते हैं कि इनकी जो विश्वास प्रणाली है वन्यजीव संरक्षण का एक अनूठा मॉडल है जो इनके समुदाय में मौजूद है। अब बात करें टाइगर रिजर्व के प्रस्ताव की कि किस तरह से आया, तो दिबांग वन्यजीव अभयारण्य जो मौजूद है इस समय वहां पर, वो जैव विविधता का एक हॉटस्पॉट है और इसे 1998 में अधिसूचित किया गया था। यहाँ पर कई तरह के वन्यजीव मौजूद हैं, जैसे कि विश्मी ताकिन, कस्तूरी मृग, गोरल और क्लाउडेड लेपर्ड, स्नो लेपर्ड और बाघ। तो बाघ अभयारण्य घोषित किए जाने की इसकी योजना बनाई गई है और अप्रैल 2021 में इसे केंद्रीय पर्यावरण मंत्री द्वारा टाइगर रिजर्व घोषित किए जाने को लेकर के अंतिम रूप से इसको मंजूरी दे दी गई थी। लेकिन ये प्रक्रिया केवल 2021 से संबंधित नहीं है, इसके पहले अगर हम जा करके देखेंगे इसकी बैकग्राउंड को, तो 2012 से हमें दिखाई देता है कि दिबांग घाटी के एक अंग्रिम घाटी गांव है जहां पर शुरुआत में 2 बाघ के बच्चों को या शावकों को बचाया गया था। उसके बाद उस क्षेत्र में अक्सर इस तरह के संरक्षण के प्रयास दिखाई देते रहे और धीरे धीरे संरक्षण की जो कड़ी थी इस तरह से बढ़ चुकी थी कि कई सारे जो वन्यजीव विशेषज्ञ थे या जीव विज्ञानी थे वो वहां पर बाघों के निवास स्थान को चिन्हित करने के लिए जाने लगे, ठीक, और वहां पर नक्शा बनाने लगे। तो बाघों की गिनती करने के लिए एक तरह से एक साइट बन गई, ठीक। धीरे धीरे दिबांग टाइगर रिजर्व के रूप में इसके पुनर्गठन का सुझाव दिया गया। तो बेसिकली अगर देखें तो जो संरक्षण के प्रयास उस समय किए जा रहे थे उसकी वजह से ही आगे चल करके जब वहां पर बाघों की संख्या काफी ज्यादा बढ़ने लगी तो फिर ये विचार आया कि इसका संरक्षण किया जाना है। इसके अलावा 2014 में भारतीय वन्यजीव संस्थान द्वारा क्षेत्र में एक सर्वेक्षण कराया गया, कैमरे वगैरह लगाए गए और ये देखने के लिए कि क्या यहाँ पर बाघों की संख्या मौजूद है भी और हैं तो किस तरह से मौजूद है, और उसके फोटोग्राफिक साक्ष्य तैयार किए गए। तो पता चला कि इस क्षेत्र की ऊंचाई में भी बाघ मौजूद हैं। इसके आधार पर फिर यह निर्णय लिया गया कि इसको एक टाइगर रिजर्व के रूप में घोषित किया जाना चाहिए। लेकिन यहाँ पर हम ये समझें कि अगर टाइगर रिजर्व बनाया जा रहा है तो फिर इदुमिश्मी लोग इसका विरोध क्यों कर रहे हैं। इसको भी समझ सकते हैं कि जनजाति के द्वारा जो टाइगर रिजर्व है उसमें बदलने के कदम का कठोरता से विरोध किया जा रहा है। उनका कहना यह है कि अगर इसको टाइगर रिजर्व बना दिया जाएगा तो विशेष बाघ संरक्षण बल जैसे कड़े सुरक्षा उपाय यहाँ पर लागू कर दिए जाएंगे। अभी क्या है, एक तरीके से वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, तो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में जो प्रोटेक्शन एरिया है उसको इस तरीके से प्रोटेक्ट नहीं किया जाता और कुछ छूट होती है लोगों को वहां से जाकर के लकड़ी या कुछ इस तरह के उत्पाद कलेक्ट करने की। लेकिन टाइगर रिजर्व बना दिए जाने के बाद सुरक्षा के जो उपाय हैं और कड़े हो जाएंगे, टीम्स तैनात हो जाएंगी, तो इन लोगों को वहां पर इस तरह के उत्पाद को कलेक्ट करने भी नहीं जाने दिया जाएगा। तो ऐसा इनका कहना है कि भूमि तक जो पहुंच है वो बंद हो जाएगी। तो मिश्मी जनजाति का एक शीर्ष निकाय है इदुमिश्मी का, इसे कहते हैं इदुमिश्मी सांस्कृतिक और साहित्यिक सोसाइटी। तो ये जो सोसाइटी है क्या करती है कि इनके सांस्कृतिक लोकाचार में वन्य जीवों की सुरक्षा पर जोर दिया गया है, ऐसा ये बताते हैं। तो इनका कहना यह है कि स्थानीय समुदायों के जीवन और आजीविका की कीमत पर हमें संरक्षण के प्रयास तरह से नहीं करने चाहिए कि लोगों को वहां पर दिक्कत होने लगे। इसके अलावा एक और बात यह भी जाननी चाहिए कि हाल ही में समुदाय ने अपनी वन भूमि के एक हिस्से को सामुदायिक संरक्षित क्षेत्र के रूप में घोषित किया है। इसका मतलब यह होता है कि इस क्षेत्र के जो लोग हैं उन्होंने अपनी पैतृक जमीन के कुछ हिस्से को संरक्षित कर दिया है और वहां पर शिकार, पेड़ों की कटाई और भी तरह के जो उपाय हैं वो अपनाए गए हैं और कटाई को प्रतिबंधित किया गया है और शिकार को प्रतिबंधित किया गया है। बेसिकली कहें तो संरक्षण के प्रयास ये जनजाति खुद से ही अपने क्षेत्रों में अपनाती आ रही है। इसके अलावा इनका दावा यह भी है कि आज के समय जो प्रस्ताव है टाइगर रिजर्व को लेकर के आया है, लेकिन शुरुआत में जब
वन्यजीव अभयारण्य के लिए इसको नामित किया गया था। तो दिबांग वन्यजीव अभयारण्य को ही इनकी सहमति या फिर इनकी जानकारी में लाए बिना प्रस्तावित कर दिया गया था और बना दिया गया था। वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 और भूमि अधिग्रहण अधिनियम 1894 के प्रावधानों में जो भी बातें कही गई हैं, जो प्रोसेस है, उसका पालन नहीं किया गया। कई लोगों की जो जमीन है संरक्षित क्षेत्र में तब्दील कर दी गई बिना उनकी जानकारी के। तो इन लोगों ने क्या किया कि 2015 में गुवाहाटी हाईकोर्ट में मामले को लेकर के गए और वन्यजीव अभयारण्य के फिर से कानूनी रूप से सीमांकन किए जाने की मांग उठाई। इस पर हाईकोर्ट ने सरकार को निर्देश दिए कि कुछ स्थानीय लोगों को मिला करके एक समिति का गठन किया जाए, उसके बाद जो रिपोर्ट है वो सौंपी जाए। तो इनका मानना यह है कि अभी के समय में इस समस्या का ही समाधान निकला नहीं है और सरकार ने अब इसको टाइगर रिजर्व बनाने की बात कह दी है। ऐसे में पहले चीज़ों को शॉर्ट आउट किया जाना जरूरी है, उसके जो निर्णय हैं वो आने बाकी हैं। तो पहले निर्णय आ जाए, उसके बाद तय होगा कि वहाँ पर क्या किया जाना उचित होगा। तो निष्कर्ष यही है कि इदु मिश्मी सांस्कृतिक और साहित्यिक सोसाइटी का मानना है और उनका कहना है कि ऐसे कार्य किए जाएं जिससे सभी का लाभ हो, स्थानीय लोगों के अधिकारों का सम्मान हो सके। इसके लिए उन्होंने अधिकारियों से एक समाधान खोजने का आग्रह किया है और ये मान करके चल रहे हैं कि जो भी प्रक्रिया अपनाई जाएगी उसमें पारदर्शिता बरती जाएगी और सभी पक्षकारों की जो हितों की बात है उसको सामने रखा जाएगा। इसके अलावा संरक्षण तो महत्वपूर्ण है ही, स्थानीय संस्कृति को भी जीवित रखना और बचाए रखना सभी के लिए महत्वपूर्ण होगा। आज का प्रश्न क्या कहता है? निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। दिबांग घाटी पूर्वोत्तर भारत की बरेल रेंज से संबंधित है। दूसरा, इदु मिश्मी अरुणाचल प्रदेश और तिब्बत में मौजूद बड़े मिश्मी समूह की एक उप जनजाति है। तो आपको बताना है कि इनमें से कौन सा या कौन से कथन सही है। कमेंट बॉक्स में आप अपना उत्तर लिख सकते हैं। आप अपनी राय भी दे सकते हैं इस पूरे मामले को लेकर के कि क्या सरकार के प्रयास सही है या फिर जनजातियों की मांग सही है या फिर कोई बीच का एक रास्ता हो सकता है। तो मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक पढ़ते रहिए, अपना ख्याल रखिए। शुक्रिया।